हमारी कहानी कैलिफोर्निया के लोन क्रो नामक एक छोटे शांत शहर में शुरू होती है। एक सामान्य से दिखने वाले दिन कुछ शहरवासी नदी के पास एक शांतिपूर्ण पिकनिक के लिए निकलते हैं। सब कुछ शांत है जब तक कि वे किनारे के साथ बहती एक लावारिस नाव को नहीं देखते। उत्सुकतावश वे इसे देखने का फैसला करते हैं, लेकिन अंदर उन्हें जो मिलता है वो उन्हें पूरी तरह से चौंका देता है। वहां एक बुरी तरह से सड़ा गला शरीर है जो इतना खराब हो चुका है कि लगभग पिघला हुआ दिखता है। घबराकर वे तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। जल्द ही हम मुख्य पात्र जॉन हॉकिंस से मिलते हैं, जो स्थानीय पुलिस प्रमुख है। हॉकिंस जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचता है। फोरेंसिक अधिकारी कॉनी पहले से ही वहां है और हॉकिंस को सूचित करती है कि शव की हालत बेहद विचलित करने वाली है। शरीर के अंदर कोई हड्डी नहीं बची है, केवल मांस बचा है, मानो हड्डियां पूरी तरह से निकाल दी गई हों, जो लगभग असंभव है। शव को शव परीक्षा के लिए भेजा जाता है। जेकब रेडग्रेव, जो कोरोनर के रूप में काम करता है, इसकी जांच करता है, जबकि हॉकिंस पास ही रहता है। जेकब बताता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत सटीकता से सभी हड्डियां निकाल दी हैं, लेकिन यह कल्पना करना मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें शरीर के अंदर एक अजीब कीड़ा, एक ततैया भी मिलता है, जिसे जेकब एक जार में संरक्षित कर लेता है। हॉकिंस कॉनी से इसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है, क्योंकि इससे मौत के कारण के बारे में सुराग मिल सकते हैं। बाद में कॉनी पीड़ित की पहचान का पता लगाती है। उसका नाम डॉ कोल पार्सन्स है, एक वैज्ञानिक जो पिछले साल लोन क्रो आया था। उन्हें नाव में उसका बटुआ और कुछ निजी सामान मिलता है। वह पहले एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर जंगल में झील के किनारे एक दूरदराज के घर में रहने लगा। कॉनी को कुछ संपत्ति के दस्तावेज भी मिलते हैं जो उसके रहने की पुष्टि करते हैं। अब हॉकिंस के पास एक सुराग है। ये जंगल में पार्सन्स के केबिन में जाकर अपनी जांच शुरू करने का फैसला करता है। इससे पहले हमारी मुलाकात मेग फुलब्राइट से होती है, जो पुलिस के साथ एक वाइल्डरनेस गाइड के रूप में काम करती थी और हॉकिंस की पूर्व प्रेमिका भी थी। उनका रिश्ता इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हॉकिंस ने लोन क्रो छोड़कर शहर जाने की योजना बनाई थी, जो मेग नहीं चाहती थी। मेग प्रकृति के करीब रहना पसंद करती थी और यह भी नहीं चाहती थी कि वह जाए। इस अंतर ने अंततः उन्हें अलग कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि मेग जेकब की पूर्व प्रेमिका भी थी, जो कहानी में व्यक्तिगत तनाव की एक परत जोड़ती है। हॉकिंस मेग से मिलता है और कोल पार्सन्स की मौत की खबर साझा करता है। मेग को एक साल पहले का पार्सन्स याद है, जब उसने उसे कुछ सामान उपलब्ध कराने में मदद की थी। वह जानती थी कि वह जंगल में कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों पर काम कर रहा था, लेकिन उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। हॉकिंस उसे इस खतरनाक यात्रा पर अपने साथ चलने के लिए कहता है और मेग मान जाती है। हॉकिंस जेकब को भी सूचित करता है। जेकब साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। निकलने से पहले हॉकिंस जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है और एक और परेशान करने वाली बात का पता लगाता है। कोल पार्सन्स की एक छोटी बेटी थी जो एक साल पहले लापता हो गई थी और कभी नहीं मिली। अगले दिन हॉकिंस, मेग और जेकब अपना सामान इकट्ठा करते हैं और जंगल में गहराई तक यात्रा करते हैं। यात्रा के एक हिस्से के लिए उन्हें उस सुनसान केबिन तक पहुंचने के लिए नाव से सफर करना पड़ता है। जब वे रास्ते में होते हैं, कॉनी हॉकिंस को फोन करती है और उसे बताती है कि पार्सन्स के शरीर में मिला ततैया कल मरा हुआ था, लेकिन अब वह फिर से जीवित हो गया है। कॉनी पूछती है कि क्या उसे इसे लैब में भेजना चाहिए, लेकिन हॉकिंस उसे उनके लौटने तक इंतजार करने के लिए कहता है। कॉनी यह भी बताती है कि जब कोल पार्सन्स की बेटी लापता हो गई थी, तो उसकी पत्नी लिंडा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और वह 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती थी। उसने अपनी बेटी के लापता होने के लिए कोल को भी दोषी ठहराया था। जैसे ही रात होती है, हॉकिंस, मेग और जेकब आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। झील के किनारे वह पुराना केबिन जहां डॉ कोल पार्सन्स रहते थे, लेकिन एक आरामदायक झील के किनारे के ठिकाने के बजाय केबिन अब वीरान और डरावना लग रहा है, लगभग एक भूतिया घर की तरह। मेग हैरान और दुखी है क्योंकि जब वह 1 साल पहले आई थी तो यह सुंदर और स्वागत करने वाला था। हॉकिंस मेग और जेकब को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह सावधानी से अकेले अंदर कदम रखता है। पहले तो वह यह उम्मीद करते हुए आवाज लगाता है कि शायद कोई वहां हो, लेकिन जगह पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। फर्नीचर उल्टा पड़ा है, चीजें हर जगह बिखरी हुई हैं और यह साफ है कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहा है। जब वह खोज रहा होता है तो हम अजीब, परेशान करने वाले विवरण देखते हैं, जैसे कि ऊपर की छत एक अप्राकृतिक तरीके से हिल रही है, जो किसी भयावह चीज का संकेत देती है।
हॉकिंस को एक कमरा मिलता है जिसका दरवाजा कसकर बंद है। वह अभी इसे जबरदस्ती खोलने का फैसला नहीं करता है और मेग और जैकब को अंदर लाने के लिए वापस बाहर चला जाता है क्योंकि देर हो चुकी है और वे जंगल में बहुत अंदर हैं। वे असहज माहौल के बावजूद रात भर केबिन में रहने का फैसला करते हैं। खोजबीन के दौरान उन्हें घर में गूंजती अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हॉकिंस उन्हें यह कहकर आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि यह शायद सिर्फ चूहे या रैकून हैं, लेकिन तनाव बढ़ता रहता है। अचानक केबिन की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती हैं, जिससे जगह और भी डरावनी लगती है। उन्हें बेसमेंट का एक दरवाजा मिलता है और वे जांच करने का फैसला करते हैं। वहां नीचे उन्हें एक बड़ा ऊर्जा स्रोत मिलता है, एक अजीब मशीन जो एक बड़े औद्योगिक चार्जर की तरह दिखती है। हालांकि वे इसके उद्देश्य को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। यह शक्तिशाली और खतरनाक लगता है। यह कोल के प्रयोगों से जुड़ी एक रहस्यमयी मशीन के बारे में पहले के संकेतों से मेल खाता है। रसोई के कैबिनेटों की जांच करते समय वे ऊपर की मंजिल की ओर जाते हुए मोटे तार देखते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यहाँ जो भी मशीन है वह अटारी में छिपी हो सकती है। जिस कमरे को हॉकिंस ने पहले बंद पाया था वह अब रहस्यमय तरीके से खुला है। वह अपने दोस्तों को सूचित करता है और तीनों इसे देखने के लिए अंदर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि दीवारें अजीबोगरीब चित्रों और तांत्रिक प्रतीकों से ढकी हैं, जिनमें वैज्ञानिक नोट्स और अजीब वस्तुएं मिली हुई हैं। यह विज्ञान और काले जादू का एक विकृत मिश्रण लगता है और कुछ स्केच असहज कर देने वाले, अत्यंत अंधेरे और डरावने हैं। जैसे ही वे हर चीज का निरीक्षण कर रहे होते हैं, एक बड़ी मक्खी अचानक जैकब के चेहरे पर काट लेती है। गुस्से और घबराहट में जैकब खुद को शांत करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हॉकिंस कॉनी से संपर्क करता है और उसे यह पता लगाने के लिए कहता है कि यह अजीब घर किसने बनाया है, लेकिन अटारी से विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण उनका कनेक्शन अचानक फिर से कट जाता है। इस बीच जैकब और हॉकिंस के बीच तनाव है क्योंकि जैकब अभी भी मेग को लेकर आहत है। हॉकिंस से डेट करने से पहले वो उसकी गर्लफ्रेंड रही थी। इससे तीनों के बीच एक अजीब सा माहौल बन जाता है। जैसे ही वे सोने की तैयारी करते हैं, हॉकिंस सुझाव देता है कि वे सभी सुरक्षा के लिए एक ही कमरे में एक साथ रहें, लेकिन मेग मना कर देती है। वह अपनी जगह चाहती है। उस रात जैकब बहुत बीमार महसूस करने लगता है, शायद पहले लगे कीड़े के काटने के कारण। कोई भी ठीक से सो नहीं पा रहा है। मेग हॉकिंस से दिल की बात कहती है कि उसे इस जगह पर कुछ बहुत गलत होने का एहसास हो रहा है। भले ही उसने पहले जंगल में कई रातें अकेले बिताई हैं, यह केबिन अलग और खतरनाक लगता है। उनकी बातचीत उन्हें और करीब लाती है और हम उनके बीच नए सिरे से अंतरंगता की एक झलक देखते हैं। इस बीच हम अटारी से एक सीढ़ी को नीचे आते हुए देखते हैं, जो भयानक तनाव को और बढ़ा देती है। जैकब की हालत बिगड़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं है। अचानक उन्हें बाहर एक शोर सुनाई देता है। वे जल्दी से अपने कपड़े और हथियार उठाते हैं, बाहर भागते हैं और एक शॉटगन पकड़े हुए एक महिला से आमने सामने आते हैं। वह लिंडा निकलती है, डॉग कोल पार्सन की पत्नी, जो अपने लापता पति की तलाश में आई है। हॉकिंस जल्दी से बताता है कि वे पुलिस हैं और पोल का शव नदी के किनारे मिला था। लिंडा यह जानकर कि वे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। वे सब बात करने बैठ जाते हैं। हॉकिंस लिंडा से पूछता है कि उसे यह दूरस्थ केबिन कैसे मिला। वह बताती है कि उसे एक निजी एजेंसी से जानकारी मिली और वह कोल की तलाश में कल आई थी। जब वे बात कर रहे होते हैं तो मेग केबिन की बिजली बहाल करने की उम्मीद में बेसमेंट में जाती है। वहां दर्शक एक छोटी लड़की की भूतिया छाया को उसका पीछा करते हुए देखते हैं। जब मेग मुड़ती है तो उसे एक गुड़िया मिलती है और वह उसके महत्व को महसूस करते हुए उसे अपने पास रख लेती है। इस बीच हॉकिंस देखता है कि जैकब कमरे से गायब है और उसे खोजने के लिए बाहर जाता है। वो ऊपर देखता है और अटारी से आती अजीब गतिविधि देखता है। वे तीनों ऊपर भागते हैं और जैकब को उसी अजीब मशीन के अंदर फंसा हुआ पाते हैं जिस पर उन्हें पहले शक हुआ था। वे उसे जल्दी से बाहर निकालते हैं, लेकिन वह अब साफ तौर पर अपने जैसा नहीं रहा, हक्का बक्का और असंबद्ध सा व्यवहार कर रहा है। इस तनावपूर्ण क्षण के दौरान लिंडा को भी अटारी से अपनी लापता बेटी की आवाज सुनाई देती है, जो इस रहस्य में एक दर्दनाक भावनात्मक परत जोड़ देती है। जैकब को मशीन से बाहर निकालने के बाद हॉकिंस और अन्य लोग उससे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मशीन कैसे शुरू हुई और वह अटारी में क्या कर रहा था। जैकब, जो भ्रमित और कमजोर दिख रहा है,
जोर देकर कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इस बीच लिंडा उस अजीब मशीन के सामने खड़ी है और स्पष्ट तौर पर विचलित है। मेग उसके पास जाती है और पूछती है कि यह उपकरण वास्तव में क्या है। लिंडा बताती है कि यह एक कण कोलाइडर है जिसे एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वो उन्हें चेतावनी देती है कि यह बेहद खतरनाक है और इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है। हॉकिंस फिर लिंडा को उस कमरे में ले जाता है जो डरावने स्केच और खौफनाक प्रतीकों से भरा है। लिंडा भयभीत होकर कहती है कि वह 10 साल तक कोल के साथ रही, लेकिन उसे यकीन है कि यह विकृत काम उसकी करनी नहीं है। उसका मानना है कि किसी बहुत अधिक अंधेरी ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया है। इस सब के बीच हॉकिंस को एक पासवर्ड लॉक वाला लैपटॉप मिलता है। वह लिंडा से इसे अनलॉक करने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, वे खुद कोल पार्सन्स को बाहर खड़ा देखते हैं, जो जीवित और सामान्य लग रहा है। वे सदमे में बाहर भागते हैं, यह महसूस करते हुए कि यह कोई भ्रम नहीं है। लिंडा गुस्से और धोखे से अभिभूत होकर कोल के चेहरे पर थप्पड़ मारती है। वह चुपचाप इसे मान लेता है, यह कहकर कि जो भी उसके साथ हो रहा है वह उसका हकदार है। अंदर आकर वे बात करने बैठ जाते हैं। हॉकिंस इस बारे में जवाब मांगता है कि कोल कहाँ था और क्या हुआ था, यह बताते हुए कि उन्हें एक शव मिला था और उन्हें लगा कि कोल मर चुका है। कोल केवल हंसता है और कोई सीधा जवाब देने से बचता है, खासकर मशीन या अपने प्रयोगों के बारे में। इस बीच पुलिस स्टेशन में कोनी हॉकिंस से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है। उसे कुछ चिंताजनक बात पता चलती है। जिस ततैया को उन्होंने पहले मरा हुआ पाया था वह न केवल फिर से जीवित हो गया है, बल्कि अब उसकी संख्या बढ़कर 2 हो गई है। यह सुराग कोल की अजीब मशीन से एक मजबूत संबंध की ओर इशारा करता है। उसी समय हम देखते हैं कि जैकब की हालत और खराब हो रही है। उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगता है। उसके असली नाखूनों के ऊपर नए नाखून उग रहे हैं, अतिरिक्त दांत बन रहे हैं और यहाँ तक कि परतदार हड्डियां भी विकसित हो रही हैं। वह तेजी से उत्परिवर्तित हो रहा है, जो साफ तौर पर मशीन के संपर्क में आने का नतीजा है। हॉकिंस कोल से सवाल करता रहता है, लेकिन कोल कोई भी असली जवाब देने से मना कर देता है। जब लिंडा उससे सीधे पूछती है कि वह क्यों गायब हो गया था, तब भी वह केवल अस्पष्ट, भ्रमित करने वाले जवाब देता है। इस बीच हम देखते हैं कि जैकब कोल से आदेश ले रहा है, मानो वह किसी तरह के दिमागी नियंत्रण में हो। बाद में जब लिंडा जैकब को देखने जाती है तो वह यह देखकर डर जाती है कि उसका शरीर कितनी बुरी तरह से बदल गया है। वह हॉकिंस और मेग को बताने के लिए दौड़ती है। जैकब का भयानक परिवर्तन देखकर वे सभी घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस नाव से वे आए थे वह गायब है। हॉकिंस को कोल पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। जब कोल कुछ रहस्यमयी, परेशान करने वाली टिप्पणियां करता है तो हॉकिंस अपना आपा खो देता है। वह कोल को मुक्का मारता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर किसी भी और खतरे को रोकने के लिए उसे हथकड़ी लगा देता है। लिंडा सुझाव देती है कि उन्हें पास के एक शिविर की जांच करनी चाहिए, यह सोचकर कि शायद वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता हो या मदद मिल जाए। हॉकिंस और मिक सहमत हो जाते हैं और शिविर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत सारे उपकरण और सामान मिलते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कई सड़े हुए विकृत शव भी मिलते हैं। हैरान और भयभीत होकर वे जल्दी से निकल जाते हैं। बाहर मेग तनाव और भयानक दृश्य के कारण उल्टी कर देती है। हॉकिंस उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास रहता है और इस कमजोर क्षण के दौरान मेग बताती है कि वह गर्भवती है। केबिन में वापस लिंडा कोल के साथ अकेली रहती है। वह सच्चाई को एक साथ जोड़ना शुरू कर देती है और महसूस करती है कि कोल कई गहरे रहस्य छिपा रहा है। वह टिंकरबेल उपनाम का उपयोग करके उसका लैपटॉप अनलॉक कर लेती है। इसी नाम से कोल उसे पुकारता था। लैपटॉप पर उसे भयानक फुटेज मिलती है जिसमें दिखाया गया है कि कोल मशीन का उपयोग करके कई लोगों पर प्रयोग कर रहा था। हर बार जब कोई इसमें प्रवेश करता था तो वे अपने अंदर कुछ बुराई के साथ बाहर आते थे, लगभग एक राक्षसी इकाई की तरह जो उन पर कब्जा कर रही हो। यह भी पता चलता है कि कोल खुद मशीन में गया था। शुरुआत में उन्हें जो विकृत शव मिला था वह असल में असली कोल का शव था। अब उनके सामने खड़ा कोल उस मशीन से पैदा हुआ एक राक्षसी संस्करण है। एक चौंकाने वाले मोड़ में यह पता चलता है कि उसने अपने भयानक प्रयोगों के हिस्से के रूप में उनकी बेटी की भी बलि दे दी थी। इस बिंदु पर कोल लिंडा को एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वह हस्तक्षेप न कर सके। जब हॉकिंस और मेग लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोल गायब है।
हॉकिंस मेग को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है और अपनी बंदूक तैयार करके सावधानी से घर में प्रवेश करता है। अंदर वह जैकब के शरीर को अंदर से फटते हुए पाता है। अचानक जैकब के अवशेषों से एक राक्षसी उत्परिवर्तित प्राणी निकलता है और हॉकिंस पर हमला करता है। वह जीवित रहने के लिए बेतहाशा लड़ता है। एक समय पर मेग बंदूक लेकर अंदर आती है और उस प्राणी को गोली मारकर आखिरकार उसे मार गिराती है। इस भयावहता को देखकर हॉकिंस को पता चलता है कि इस बुरे सपने को रोकने के लिए उन्हें मशीन को नष्ट करना होगा और मेग को सुरक्षा के लिए बाहर भेजता है और गैसोलीन और कामचलाऊ विस्फोटकों का उपयोग करके मशीन को उड़ाने की तैयारी शुरू कर देता है। इस बीच लिंडा कमरे से भाग जाती है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए, खुद कोल को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन जब वह तहखाने में पहुंचती है तो उसे मशीन के अंदर अपनी बेटी का एक दृश्य दिखाई देता है। भावनाओं से अभिभूत होकर लिंडा अपना नियंत्रण खो देती है और मशीन में कदम रखती है और उसकी बुरी शक्ति का एक और शिकार बन जाती है। बाहर उत्परिवर्तित इंसान कोल के प्रयोगों के पूर्व शिकार जंगल से निकलने लगते हैं और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगते हैं। मेग अपनी जगह पर डटी रहती है, जितना हो सके उतने लोगों को गोली मारती है, लेकिन वे भारी संख्या में आते रहते हैं। तहखाने में हॉकिंस को गैसोलीन मिलता है और वह उसे अटारी तक ले जाता है जहां कोल इंतजार कर रहा है। अब तक लिंडा पूरी तरह से बदल चुकी है और मेग मजबूर होकर दिल टूटे मन से उसे गोली मारकर मार देती है। अटारी में हॉकिंस और उत्परिवर्तित कोल के बीच एक क्रूर लड़ाई छिड़ जाती है। कोल हॉकिंस की 2 उंगलियां काटकर अलग कर देता है, लेकिन हॉकिंस एक धातु की छड़ पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उससे कोल का सिर फोड़ देता है। मौके का फायदा उठाकर हॉकिंस अटारी में आग लगा देता है। जैसे ही आग तेजी से फैलती है, हॉकिंस मेग को भागने के लिए चिल्लाता है। मेग भागने में सफल हो जाती है, लेकिन कोल हॉकिंस को पकड़ लेता है, उसे जाने से रोकता है। एक बड़ा धमाका घर को चीर देता है, अंदर की हर चीज को नष्ट कर देता है। हॉकिंस इस धमाके में मर जाता है। आतंक को खत्म करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। अकेली रह जाती है और बुरी तरह से हिल जाती है। अंतिम क्षणों में हम उत्परिवर्तित प्राणियों की उस पर हमला करते हुए एक भयावह झलक देखते हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि उसका बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। और अब कहानी 8 महीने आगे बढ़ जाती है। हम मेग को घर पर देखते हैं और वह गर्भवती है। ओनी उसे हॉकिंस का कुछ सामान लौटाने आती है। ओनी के जाने के बाद मेग उन चीजों को जला देती है और फिर हम मेग के पूरी तरह से सड़े हुए शरीर को एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हैं। इसका मतलब है कि मेग अब वह नहीं रही जो वह हुआ करती थी। अब वह पूरी तरह से कुछ और या कोई और है। उसका अजन्मा बच्चा भी सामान्य नहीं होगा। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। कहानी देखने के बाद कुछ सवाल मन में आते हैं। कोल की मशीन ने वास्तव में विज्ञान और काले जादू के संयोजन से बनाए गए एक दूसरे आयाम का दरवाजा खोल दिया था। जब कोई उस मशीन में प्रवेश करता था तो दूसरी दुनिया के जीव उसके शरीर में प्रवेश कर जाते थे और उसके अंदर जन्म लेते थे। ये प्राणी किसी प्रकार के राक्षस थे या कुछ और, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य इंसानों को नुकसान पहुंचाना और मारना था। मेग कभी भी मशीन के अंदर नहीं गई, तो उसका शरीर कैसे बदल गया? दरअसल अगर कोई उत्परिवर्तित व्यक्ति किसी सामान्य इंसान को काट ले तो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे भी बदल देता है। अगर हॉकिंस बच भी जाता तो वह मर जाता क्योंकि कोल ने उसे काट लिया था। अब सब कुछ मेग पर निर्भर करता है, वह इस दुनिया में किस तरह की तबाही लाएगी। आशा है आप समझ गए होंगे।